हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो बच्चों, सबने किया था फिर रिवाइज सिग्निफिकेंट फिगर्स? सबको क्लियर हो गया? ओके, चलो मैं पूछूंगा। मैं जिसको पूछूंगा उससे अनम्यूट करके मुझे समझाना है, ठीक है? जसराज, बताओ मुझे कि मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट आया ही क्यों, क्या पर्पस है इसका? टाइप कर दो। चलो ऐसा करो, सारे ही लिखो, सारे चैट में आंसर करो बच्चों। हम क्यों यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट? क्या जरूरत है इस कंसेप्ट की? तो भाई क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ही मेजर कर सकता है, राइट? तो सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन कि लोग जबरदस्ती जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस लगाते जाएं और उससे लगे कि भाई हाँ उतने डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया है, हमने एक सिस्टम बना लिया कि भाई चलो अ, जितने तो पक्का से पता चल गए और उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा लगा दो, तो उससे आइडिया रहेगा। क्लियर? तो ये पता कैसे चलता है किसी भी क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट है? बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, राइट? फिर हमने कल बात की थी राउंडिंग ऑफ की, और उसके बाद हमने वो कैलकुलेशंस वाला मेथड सीखा था ना। ओके, तो चलो इसमें बच्चों देखना है, कोई डाउट्स है तो। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो उतनी डेसिमल प्लेसेस ही रखनी है। मतलब एक डेसिमल प्लेस आएगी, तो उसके हिसाब से बच्चों क्या आंसर बनता है जब आप 22.4 माइनस 2.543 करते हो? अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपका डाउट। तो ये आंसर आ गया बच्चों, 19.857, है ना? तो इसको हमने एक डेसिमल प्लेस तक राउंड करना है, तो 19.8 बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो हमने पढ़ा है ना। पीछे क्या दिया हुआ है? 19.9 दिया हुआ है। Okay. ये बच्चों ये ना एक प्रॉब्लम रहेगी, ये जब 5 फंस जाता है। उसका रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था, वो जो सिस्टम है ना राउंडिंग ऑफ वाला, कि वो इवन ऑड वाला, वो कोई बड़ा मतलब यूनिवर्सल सिस्टम नहीं है कि, और या कोई ऐसा कोई बहुत लॉजिकल सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ एक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो जनरली एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है वो जिसमें राउंडिंग ऑफ इन्वॉल्व होती है, तो वो तो
मतलब ये 5 वाला पूछते ही नहीं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। अगर वो पूछेंगे, मान लो आ ही गया, जैसे ये सेम क्वेश्चन आ गया, तो मेरे ख्याल से 99.9% वो ए और बी दोनों को मार्क्स देंगे, क्योंकि बहुत जगह पे मतलब कैसे दिया हुआ है, बहुत जगह कैसे दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वी विल फॉलो द एनसीईआरटी सिस्टम, ठीक है। तो क्योंकि वो जो एनसीईआरटी में है वो तो पक्का ही सेफ है ना हमारे हिसाब से, तो इसलिए हम इसका आंसर मतलब 19.8 ही मान के चले। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज कि जैसे मान लो कि और कोई ऑप्शन ही ना होती, मतलब कि 19.8 ऑप्शन ना होती, तो फिर 19.9 भी आप मार्क कराते, छोड़ के मत आते, ठीक है ना। ओके, और कोई क्वेश्चन बचो। सर अगर सिलेक्ट होता तो दोनों आते। नहीं नहीं, एक ही करना है। एक ही। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों। पार्ट डी। हाँ, एक ये बच्चों, पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इसमें बच्चों जब आप सॉल्व करते हो, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉपर नहीं बनता। क्या बनता है सॉल्व करके इक्वेशंस? मतलब एबीसी की वैल्यूज नहीं निकलती। मतलब ये ऐसे बन जाएगा ना, अगर एल क्यूब इज इक्वल टू एरिया में आया एल स्क्वायर, वेलोसिटी में आया एल, तो एल 2a प्लस बी, और टी में आ गया माइनस बी प्लस सी। ये बनता है ना बच्चों। तो इसके हिसाब से हमारा एक तो रिलेशन बन गया बच्चों, बी प्लस सी, डी इज इक्वल टू सी, और एक बन गया 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इजंट इट बच्चों? तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? मतलब क्लियरली बी इक्वल टू सी तो बनना ही चाहिए, है ना। तो बी और सी में से सोचो। वाई सी, वाई नॉट बी? या बच्चों उल्टा, वाई बी वाई नॉट सी, बताओ। तो क्लियरली बच्चों हम बता ही नहीं सकते, है ना। हो सकता है ए बी के इक्वल हो सकता है ना हो। जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनसे तो हम कुछ नहीं बता सकते ना ए और बी के बीच में। तो इस केस में बच्चों आपका आंसर बी या सी में से कोई भी हो सकता है। और अगर मान लो ये क्वेश्चन मल्टीपल में आता तो फिर आप बी और सी दोनों मार्क करते। ये समझ आ रहा है सबको?
बिकॉज हम किसी भी तरीके से वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट ए एंड बी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि हाँ जी 2a+b=3 है। तो मतलब हमें उसके हिसाब से ही जो ऑप्शंस बनती हैं उनको मार्क करना पड़ेगा। पीछे बच्चों इसका आंसर क्या दिया हुआ है? दोनों दिए हुए हैं या कोई एक दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये डाउट तो सिर्फ एक जने ने पूछा, बाकियों ने कैसे मान लिया कि हाँ सी ठीक है? चलो, एनीवेज ठीक है। तो सबको समझ आ गया ना कि बी और सी दोनों आ सकते हैं एंड मल्टीपल में दोनों मार्क करोगे आप। ओके, ई पार्ट बच्चों। बच्चों ई पार्ट सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा? फोर और टू। चलो, मैं आई जस्ट कम टू इट, ठीक है, मैं इसको नोट्स में आपको बताऊंगा। 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, सेकंड आगे बढ़ो कि क्या कंफ्यूजन है इसमें। एक बार आगे बढ़ो। 17th क्वेश्चन आपको सॉल्व भी नहीं करना, सीधा पता है आपको भाई 17.5 का स्क्वायर पूछा है। ऑब्वियसली क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही है, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला ही होना है, तो क्या आएगा ये आंसर, राइट? यू डोंट इवन हैव टू सॉल्व। ऐसे ही 19th क्वेश्चन, इसमें बच्चों हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए? दो, है ना? तो देखो ऑप्शंस में कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जहां पे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं वो 5 वाला पंगा तो नहीं है। अ, क्या आता है बच्चों मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली? 0.285 आता है क्या, समथिंग? नहीं, अच्छा यहाँ तो फिर 0.28152 आ रहा है, राइट? तो इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है हमें, राइट? तो इसका आंसर फिर सी आ जाएगा। बच्चों ऐसे ही मेरे को सिक्स क्वेश्चन दिखा एकदम। तो सिक्स क्वेश्चन में भी आप बच्चों सोच सकते हो ना कि ए और सी दोनों ही ठीक है। क्यों बच्चों? पीछे एक ही दिया, दोनों दिया?
तो दोनों ठीक है, मतलब बोथ विल गेट मार्क्स। आगे बच्चों, अच्छा नहीं, इनफैक्ट ए थोड़ी है, मैं गलत बोल दिया, ए थोड़ी आएगा, ए से तो 2.35 बन जाएगा, मैंने गलत पढ़ लिया। तो फिर तो सीरीज सीरीज में तो फिर कोई सिर्फ सी आना है, हाँ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। मैंने एकदम से 336 पढ़ लिया था। और बच्चों, ट्वेंटी टू। डिस्टेंस अपॉन टाइम किया हमने, हमारा आंसर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, तो फिर क्या बनेगा, बी बनेगा, है ना, 72, क्योंकि बाकी सब में ज्यादा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब ऐसे आप एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये क्या बनता है, 107.25 डिवाइडेड बाय 1.5, वैसे 71.5 बनता है, बट वी विल हैव टू राउंड इट ऑफ टू 72, बिकॉज दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही देना है हमें, है ना। Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी बोलो। सर अगर ऑप्शंस में हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हो और हम कुछ सम वाला या फिर डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसको किसी एक डेसिमल प्लेस तक लेट्स से हमने करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम उस हिसाब से करेंगे जैसे ऑप्शंस में। और अगर जैसे हमें साइंटिफिक में नहीं दिया हुआ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14, अगर 71.7 इस तरह से ऑप्शंस हैं तो हम उस हिसाब से डेसिमल में एक प्लेस रखेंगे। नहीं नहीं, देखो क्या है, जैसे मान लो 14th क्वेश्चन ही है, अब इसमें साइंटिफिक नोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है कि उससे हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में करूंगा तो मुझे पता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा यहाँ तो खैर तो सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, तो इसमें तो साइंटिफिक नोटेशन का कोई काम ही नहीं है। तो हमें पता है कि हमें जो आंसर देना है वो एक डेसिमल प्लेस तक देना है, तो फिर तो सीधा ही है ना। आप कुछ शायद और कहना चाह रहे हो, इसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो साइंटिफिक नोटेशन का कोई रोल ही नहीं आता। सर अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया हो कि 71.7 की जगह 7.2 इंटू 10 रेज टू पावर 1, तो उसमें भी तो एक डेसिमल प्लेस ही हो गया। नहीं नहीं नहीं, डेसिमल प्लेस जब हम देखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं देखते, वो एक्चुअल नंबर में देखते हैं। जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखते हैं ना डेसिमल प्लेस, वो विदाउट साइंटिफिक नोटेशन में देखते हैं। ठीक है। तो फिर सर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हम्म, उसमें अगर हम पहले सारी एडिशंस ग्राम्स में करते हैं, ठीक है, हाँ, तो उसके उससे हमारे पास जो मतलब वैसे हमें ग्राम्स में नहीं, हमें केजी में करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में केजी है। तो अगर हम मान लो पहले ग्राम में करेंगे तो हमें फिर उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर तो उसमें जब उन्होंने साइंटिफिक मतलब उन्होंने जब केजी में कन्वर्ट किया 10 रेज टू पावर 3 से डिवाइड करके, तो हम्म, उन्होंने
2.4 तो 4 वाला पार्ट भी राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने। तो एक राउंड सेकंड, ऑफ तो हमें पहले पूरे आंसर में करना चाहिए ना लास्ट पे। एक सेकंड, जैसे अब ये है जिसमें 12th है, जैसे इसमें पहला लिखा 2.3, दूसरा जो है इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बन गया 0.041, कैसे बनेगा? सर टोटल आ जाएगा अगर हम पहले सपोज ग्राम में कर लें तो आ जाएगा टोटल 0.03019, टू इसको थ्री सेवन वन सिक्स फोर 2.371 6 4। 6 कहाँ से आ रहा है, 3 4 आ रहा है। ये ऐसे आएगा, इसको हमें एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है क्योंकि हमारी ऑप्शंस में एक ही डेसिमल प्लेस है मिनिमम। सर अगर हम पहले मान लो हमने ग्राम्स में किया होता तो हम उसको लिखते कि ग्राम्स में कन्वर्ट करने में ना प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हो, जैसे लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, तो उससे आपको एकदम ऐसा लगेगा कि से ये पहली टर्म बन गई 2300 ग्राम्स, है ना, दूसरी बन गई 41.15, तीसरी बन गई 30.19, तो ये आपका बन गया 2371.34 ग्राम्स। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे थे? तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हम इसको पहले 1 डिजिट से राउंड ऑफ करके फिर केजी में कन्वर्ट करें या फिर पहले केजी में कन्वर्ट करके फिर 1 डिजिट में राउंड ऑफ करना है? 1 डिजिट पे राउंड ऑफ करें मतलब? सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक। नहीं, इस केस में तो आपकी मिनिमम डेसिमल प्लेस तो जीरो ही होगी ना। इस केस में तो 2300 अगर ग्राम्स आप लिखते हो तो यहाँ पे तो कोई डेसिमल प्लेस आई ही नहीं, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि भाई अगर इसको हम 23, चलो ऐसे भी लिखते हैं 2371 ग्राम्स, है ना, तो अब अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ, एक बार के लिए मैंने वैसे ही किया 2.371 केजी, है ना, तो ये नहीं क्लियर हो रहा, आपका आपका डाउट ये आ सकता था कि अब ये कैसे, अब कैसे पता चले कि इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना, है ना। तो वही उसका तरीका यही है, ये ना कहीं मतलब ये जो 12th क्वेश्चन है, ये मैंने जो आपको बोला था सेकंड, उसमें भी यही इशू आना था, तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप यूनिट्स को कन्वर्ट करते हो, ये कंफ्यूजन अराइज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बेस्ट ये रहता है कि आप मतलब जिन यूनिट्स में पूछा है ना, आप उसी यूनिट्स में ही सारा सॉल्व करो, उसी हिसाब से लिखो, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर यही चेक करना पड़ेगा, जैसे आप मान लो हमने ये लिख दिया 2.371 केजी, तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई केजी में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे हैं, तो वो हमें दिख रहा है कि एक ही डेसिमल प्लेस है, तो फिर हम उसको एक डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करेंगे, तो उससे फिर 2.4 बोलते हैं, तो मतलब इसमें डबल एफर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है ना। 23 में क्या आता है बच्चों?
9.27 अपॉन 41, तो ये आता है, मतलब ना डिवीजन के भी अलग आंसर है। कमाल है भाई। कोई नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। जिनको पनिशमेंट दी थी उन्होंने तो आज कैमराज ही नहीं ऑन किया कि क्यों रिस्क लेना जबरदस्ती सर को याद आ जाए। नहीं नहीं, बैठ जाओ। तो ये वैसे तो ये बनता है 0.22609, है ना। तो अब इसमें हमें दिख रहा है कि मिनिमम कितनी है बच्चों, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो दो के हिसाब से आपको आंसर करना है, तो वो 0.23 बन जाएगा। तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है। और कोई बच्चों डाउट इसमें? ओके। तो बच्चों क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, हमें पता है कि बेसिकली तो वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं, है ना, कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो उसमें कई बार ना कुछ एम्बिग्विटी रह जाती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स से इनटू 30। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है सिर्फ। अब हमें बच्चों ये भी समझ आ गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली आते कहाँ से हैं, है ना, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे वो यूज होते हैं। अब बच्चों, अब इस केस में जो हमारा आंसर है वो एक्चुअली इस पे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर किसी ने किसी क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट किए, लेट्स से, so if 230 is the number of students in a class, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? तब तो तीन हुए ना, तब तो एग्जैक्टली काउंट किया है, इसमें तो कोई एरर का चांस ही नहीं है। नंबर ऑफ बच्चे गिनने में कोई आधा थोड़ी गिना जाएगा बच्चा, राइट। तब तो तीनों नंबर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। अब यहीं पे ऐसा भी हो सकता था, जैसे बच्चों अभी हमने एक केस किया था, जैसे मान लो ये कोई लेंथ मेजर की थी,
लेट अस से ये हमने एक बच्चों मान लो कोई मीटर स्केल है जिसकी लीस्ट काउंट मतलब 1 मीटर ही है, लेट से। ठीक है, तो मतलब हम मीटर के फर्दर तो बता नहीं सकते थे, तो चलो, तो मतलब मान लो किसी ने क्या किया, मेजर किया कि चलो एक अनसर्टेन डिजिट लगा दिया, तो उसने 2.3 मीटर बोल दिया इसको। ठीक है ना, कि 2 तो एग्जैक्ट है, 3 अनसर्टेन है, तो 1 लगा दिया। और अब उसने इसको हमें कन्वर्ट करके बता दिया सेंटीमीटर में, तो 2.3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ये क्या बन गया, ये 230 सेंटीमीटर बन गया। करेक्ट। अब इस केस में बच्चों कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हमें पता है कि 2 ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसका सोर्स पता है कि भाई मेजर तो यहां से हुआ है ना, और हमें पता है कि यूनिट्स चेंज करने से तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो बिकॉज ऑफ दिस बच्चों ये कंफ्यूजन रह जाती है। ठीक है, मतलब हम कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक नंबर को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि भाई उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आप देख सकते हो ना कि डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट यहाँ पे 3 भी आ सकते थे, 2 भी आ सकते थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? तो इसी कारण से, जैसे बच्चों अब अपना जो वो वाला एग्जांपल था, ये सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे अब ये 3400 है ना, तो फिर वही बात है कि अगर तो किसी ने काउंट करके कहीं पे यूज किया हो 3400, तो 4 भी हो सकते थे, है ना। अगर किसी ने वही चीज की कहीं पे 3.4 मीटर को में कन्वर्ट करके बताया हो हमें, तो उसके हिसाब से 2 भी हो सकते थे, isn't it बच्चों? तो ये एक एम्बिग्विटी रहती है, ठीक है, मतलब विच कांट बी हेल्प्ड। और जनरली क्या होता है कि इस एम्बिग्विटी को हटाने के लिए ही हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक में तो हमें पता है कि बताना ही वो है जो कि जो सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो हम जो फॉलो करेंगे, ठीक है, हम जो फॉलो करेंगे वो सिस्टम है कि मतलब हम ये मानेंगे कि हमारे को जो बताए गए हैं फिगर्स, वो उसमें कोई यूनिट्स वगैरह कन्वर्ट नहीं किए गए हैं, जितने बताए गए हैं वो सारे मेजर करके ही बताए गए हैं, तो सारे सिग्निफिकेंट ही हैं। ठीक है, मतलब हम ये मानेंगे कि कोई यूनिट चेंज वगैरह का पंगा नहीं था। सर तो फिर एसआई यूनिट का ही तो काम है कि पहले बाय डिफॉल्ट एसआई यूनिट ही फिक्स कर दो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप सारी मेजरमेंट को ऐसे ही यूनिट में ही ले सकते हो। मेजरमेंट के लिए तो आपको अलग अलग यूनिट्स यूज करने पड़ ही सकते हैं ना। तो हम ये मानेंगे, तो मतलब वी विल मार्क 3 एज आंसर।
अगेन ये बच्चों एम्बिगुअस केस ही है, जैसे वो राउंडिंग ऑफ 5 वाला केस है, ठीक है। तो ऐसे केस को भी अवॉइड ही किया जाता है हमेशा, ठीक है। मतलब आज तक तो नहीं आया किसी एग्जाम में, बट अगर आया तो फिर हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे। बाकी अगर वो बता ही दें कि कैसे मेजर किया है, किस किस स्केल से किया है या क्या किया, फिर तो ऑब्वियसली हमें बताइए, है ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चों कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का, राइट। तो आप ये समझ गए हो कि अपार्ट फ्रॉम दीज टू एम्बिग्विटीज और कोई चक्कर नहीं है और बिल्कुल आसान है ना। तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। हाँ, तो मॉड्यूल में भी ये मतलब अगर 3400 का 2 दिया हुआ है तो 4 कर लो चाहे, है ना? क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लिखो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये हम जनरली बच्चों दो वर्ड्स को मिक्स करते रहते हैं, ठीक है। हम कभी कह देते हैं हमारा आंसर एक्यूरेट है, हम कभी कह देते हैं कि हमारा आंसर प्रिसाइज है, ठीक है। तुम्हारे आंसर्स प्रिसाइज होते हैं, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद समझ जाओगे कि मैं प्रिसाइज क्यों कह रहा हूं, ठीक है। इसको बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से कि जैसे हम तीर से निशाना लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि वो जो निशाना लगाने वाला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना। और इसमें जो मतलब टारगेट होता है, जो मतलब जो बेस्ट शॉट होता है वो कौन सा होता है, इसको कंसिडर किया जाता है? ऑब्वियसली है ना, सेंटर जो है, ठीक है। तो बच्चों मान लो कोई बंदा बार बार निशाना लगा रहा है, ठीक है। मैं दो केसेस लेता हूं। केस वन, मतलब जो निशाने लगे, मान लो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा। आंसर, ठीक। केस टू, 5 निशाने यहाँ लगे, ठीक है। मतलब बताओ दोनों केसेस में बच्चों क्या डिफरेंस है?
तो फर्स्ट केस में ऐसा है कि जो टारगेट्स मतलब जो हिट्स हैं, जो शॉट्स हैं, वो अलग अलग जगह पे हैं, कोई पास भी है, कोई दूर भी है ना। सेकंड केस में जो शॉट्स हैं सारे, वो सेंटर से चाहे दूर हैं, बट सारे आपस में बहुत पास पास है। ठीक है, ऐसा ही है ना बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, मतलब हम ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हम एक्यूरेसी प्रिसीजन को ना बहुत कॉमन लैंग्वेज में जैसे मर्जी यूज करते रहते हैं। मतलब जैसे आज भी चैट में आपने पहले कईयों ने लिखा हुआ था कि सर ये आंसर ज्यादा एक्यूरेट है, नहीं ये आंसर प्रिसाइज है, हम इसको जैसे मर्जी यूज कर लेते हैं। बट इसको फिजिक्स के हिसाब से मतलब क्या मीनिंग होता है, देखो हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है बच्चों, इस एग्जाम्पल को अब हम एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हम जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, हमें यह भी पता है कि जी की असली वैल्यू 9.8 है। ठीक है, तो हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट करके हर एक्सपेरिमेंट में हर बार हमारे पास कुछ वैल्यूज आती है। आपको बच्चों ये तो पता है ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू सेम आए, थोड़ी बहुत तो डिफरेंट आती है हमेशा ना। तो बच्चों हम कहते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है या जो हमारी रीडिंग है, जब हम कहते हैं कि वो एक्यूरेट है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि जो रीडिंग है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना पास है। ठीक है, मतलब मान लो हम जी को मेजर करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जी 9.8 है, तो जितनी हमारी रीडिंग 9.8 के पास होगी, ठीक है, उतना हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, तो हाँ, तो मल्टीपल रीडिंग्स हैं तो आप हर रीडिंग के लिए सेपरेटली बताते हो कि जैसे अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं तो यस, एक शॉट ज्यादा एक्यूरेट है, फिर एक शॉट कम एक्यूरेट है, फिर दो शॉट्स और कम एक्यूरेट हैं एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ आई? मतलब एक्यूरेसी जो टर्म है वो हर सिंगल रीडिंग के लिए है कि वो सिंगल रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के कितनी पास है या कितना दूर है। क्या ये बात समझ आई? तो हम इसको लिखते हैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन को कि इट इज द closeness of a measurement to the actual value। ठीक है, तो मतलब एक्सक्यूज मी सर। ये सर अभी ना मेरे कनेक्टिविटी इशू हुआ था, तो सर आखिरी 2 मिनट में क्या करवाया था आपने? यही जो लिखा है एग्जैक्टली यही कराया था। ओके सर। तो मान लो मेजरमेंट ऑफ जी है, हमारे पास दो रीडिंग्स हैं। मान लो एक रीडिंग 9.81 है और एक रीडिंग 9.85 है और एक रीडिंग 9.91। तो ऑब्वियसली कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट हुई?
9.81। राइट बच्चों, इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, कि जितनी ज्यादा एक्यूरेसी मतलब उतना कम एरर रीडिंग में, इजंट इट? तो एक तो हम ये कहें कि एक्यूरेसी जो है वो डिफाइन हो रही है हर सिंगल रीडिंग के लिए। एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, और तीसरी बात, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उसका मतलब है उतना कम एरर। तो आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं उनकी चैट का आंसर नहीं देता, तो उनका रीजन आपको पता ही है। आई डोंट हैव टू टेल अगेन एंड अगेन। तो ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों जो सेकंड केस है, ठीक है, यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो रीडिंग्स हैं, अगर हम पांचों रीडिंग्स को इकट्ठे देखें कि वो कोई खास एक्यूरेट तो नहीं है, वो टारगेट से काफी दूर है ना। बट हाँ, इतना जरूर दिख रहा है कि ये जो रीडिंग्स हैं वो आपस में बहुत पास पास है ना। या इन अदर वर्ड्स ऐसा कह लें कि जो ये निशाने लगाए गए हैं, ये जो शॉर्ट्स लगाए गए हैं, इन सब में कंसिस्टेंसी है ना, कि एक ही जगह लगाए जा रहे हैं चाहे वो गलत है। क्या ये बात समझ आई? तो प्रिसीजन का मतलब होता है बच्चों कंसिस्टेंसी, कि जितनी हमारी रीडिंग्स एक जैसी आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो सही आ रही हैं चाहे वो गलत आ रही हैं, और जितनी वो एक जैसी आ रही हैं उतना हम कहते हैं कि हमारी रीडिंग्स प्रिसाइज है। बात समझ आ रही है बच्चों? तो प्रिसीजन में भी, उसकी डेफिनेशन में भी हम क्लोजनेस की बात करेंगे, लेकिन वो क्लोजनेस किस तरीके की है, उनकी आपस की क्लोजनेस, ना कि एक्चुअल आंसर से क्लोजनेस। समझ आ गया? तो प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखो। कि इट इज द
closeness of a set of readings among themselves. ठीक है, तो जैसे इसका भी अगर हम एग्जांपल लिखें, वही मान लो हमने 5 रीडिंग्स ली, एक रीडिंग्स तो ऐसे आई है 9.81, 9.80, ठीक है, और दूसरी आई है राइट। तो कौन से केस में आंसर्स बिल्कुल आसपास हैं? पहले वाला केस है ना। तो जो ये वाला सेट ऑफ रीडिंग्स है, दिस इज मोर प्रिसाइज। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों, अगर हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को कंपेयर करें, जैसे हमने लिखा एक्यूरेसी इज डिफाइंड फॉर एवरी सिंगल रीडिंग, प्रिसीजन के लिए क्या आएगा? प्रिसीजन तो एक सेट ऑफ रीडिंग्स के लिए डिफाइन हो सकती है, सिंगल रीडिंग से तो आप प्रिसीजन बता ही नहीं सकते, है ना। तो precision is defined for a set of readings. दूसरा बच्चों, क्या प्रिसीजन के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू की कोई जरूरत है? तो दिस प्रिसीजन does not depend on actual value. और तीसरा बच्चों, जितना प्रिसीजन ज्यादा है, उसका क्या मतलब हुआ कि उतना हमारी रीडिंग्स या हमारे इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी है ना। या ऐसा कह लें कि ज्यादा कंसिस्टेंसी है, या ये कह लें कि एरर चाहे कम आएगा चाहे ज्यादा आएगा, बट सेम एरर आएगा बार बार, है ना।
आ गया समझ बच्चों? तो बताओ मैंने ये क्यों बोला कि तुम्हारे आंसर्स प्रिसाइज होते हैं? कंसिस्टेंटली गलत होते हैं, है ना? कंसिस्टेंसी तो है। तो बच्चों बात समझ आ गई? ठीक है सबको बिल्कुल? तो मतलब साइंटिफिकली ये दो सेपरेट टर्म्स हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब बच्चों मान लो हमें जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम क्या चाहेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट कैसा हो? करेक्ट। बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि भाई वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, कि वो सही रीडिंग ही दे और बार बार सही रीडिंग दे, है ना? नथिंग लाइक दैट। तो अगर हम बात करें कि इन अ बेस्ट केस सिनेरियो the measuring instrument should be accurate and precise. ठीक है? अब मान लो इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, तो हम क्या चाहेंगे कि एक्यूरेसी हो या प्रिसीजन हो? एक्यूरेसी। नहीं, तो हम चाहते हैं कि प्रिसीजन हो। ठीक है? क्यों भाई? एक्यूरेसी में क्या पंगा है कि चलो एक बार आपने किया तो उसने पास दे दी रीडिंग, ठीक है, बट आपने दूसरी बार किया तो उसने दूर दे दी, क्योंकि प्रिसीजन तो नहीं है, है ना? तो पता नहीं आपको कि हर बार आपका आंसर में कितना एरर आएगा। यहीं पे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, राइट, कंसिस्टेंट है, तो आपको पता है कि भाई जैसे लेटर से आपको पता है कि जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करता है, कि भाई वो हमेशा 1 सेंटीमीटर का एरर देता है ना? कि भाई वो हमेशा 1 सेंटीमीटर ज्यादा दिखाता है। तो वो आपके लिए आसान है कि भाई आप क्या करोगे कि आपने उससे मेजर किया और फिर आप 1 सेंटीमीटर कम कर दो। ठीक है ना, कि कंसिस्टेंसी तो है। ये बात समझ आ रही है बच्चों कि हमारे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट का फायदा नहीं होता कि जो एक बार सही दे दे बट दूसरी बार फिर उसने बहुत ज्यादा एरर भी दे दिया। उससे अच्छा हम कहते हैं कि चाहे एरर दे लेकिन हर बार सेम एरर दे। ठीक है ना? सर यस। सर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट है, इसका मतलब हर बार ही वो एरर कम ही देगा? ना, मैं कह रहा हूं कि अगर एक चीज है सिर्फ, मतलब अगर एक चीज है मतलब प्रिसाइज नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर बार वो एरर अलग दे रहा है। तो जैसे अगर वो 0.1% का एरर ज्यादा दे दे, अगली बार में 0.1% का एरर नीचे दे देगा। क्या? फिर बोलो। अगर जैसे वो 0.1% का एरर ज्यादा दे दे, देन हम्म। नेक्स्ट टाइम में वो 0.1% का एरर कम दे देगा, बिकॉज वो हाँ एक्यूरेट है ज्यादा। मतलब हाँ, आंसर के तो पास ही होगा हर बार। वो भी सही है कि मतलब उतना की एरर दे रहा है ना और हर बार दे रहा है, तो हमने अपनी कैलकुलेशन में उसको जहां आगे यूज करना है तो हमें पता है कि चलो भाई 0.1% का एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ये तो पता है ना कि 0.1 से ज्यादा तो नहीं है एरर, पक्का? ठीक है।
मतलब इट इज लाइक सेइंग कि जैसे मान लो ये जो राइट साइड वाला केस है ना, कि हमें पता है कि ये जो भी निशानेबाज है ये हमेशा टारगेट से 2 मीटर दूर ही निशाना लगाता है, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी तो है ना, कि मान लो इससे किसी बंदे को मरवाना है तो इसको ये कहेंगे कि बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, ताकि वो उसे एरर देके वो सही जगह पे मार दे। समझ गए? अब बच्चों ये बात क्लियर हो गई, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क होता है? तो अगला पॉइंट लिख लो कि आउट ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी precision is preferred because there will be same error which can be adjusted in details. सर अगर हमारी मशीन जैसे कि कोई भी मशीन है, तो अगर वो अलग अलग बार अलग अलग वैल्यूज दे रही है, तो इसका तो उसकी अगर एक बार बीच में एक्यूरेट आ भी गई तो इसका तो ये मतलब वो एक बार तुक्के से एक्यूरेट होगी, Yes, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। ना इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक्यूरेसी तो कभी एक बार हो सकता है तुक्के से आ जाए, उससे ज्यादा जरूरी प्रिसीजन है कि वो बार बार सही वही वैल्यू दे। है ना, बिल्कुल वही बात कि जैसे निशाना लगाना है तो तुक्के से एक बार तो हो सकता है कि बहुत लोगों का लग जाए, बट बार बार वहीं लगना बड़ी बात है। ओके, तो बच्चों भी मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज एरर्स। तो जैसे हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बार बार एरर्स की बात ही कर रहे हैं, तो अब हम एरर्स को ही और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों होता क्या है, हम एक बात समझें कि अगर हम कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर तो पक्का ही होगा, है ना। बताओ क्यों? There's a loss of energy in form of friction. नहीं, जैसे मान लो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ उसके वजह से उसमें लॉस ऑफ एनर्जी का तो कोई रोल नहीं आएगा।
सर जैसे कि जो सा हमने एक ओरिजिनल यूनिट डिफाइन किया था, जैसे कि आप कोई भी हमने जो सा पहले सेंटीमीटर किया था, उसको अपने स्केल के ऊपर लेके आने में भी हल्का सा गलती हो सकती है। देखो अब क्या है बच्चों, यहाँ पे अब कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अगर हम सोचें, एक फैक्टर तो बच्चों ये हो सकता है, जैसे हमने बात की थी कि भाई हर डिवाइस की लीस्ट काउंट ही होती है ना। तो अगर मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मेरे डिवाइस की लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में है, तो चलो सेंटीमीटर तक तो मुझे पता चल गया, बट सेंटीमीटर के आगे मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, उन सब में तो एरर हो ही सकता है पक्का से, जो मैं अपने स्केल से मेजर ही नहीं कर सकता था। करेक्ट। तो एक टाइप का एरर तो हो गया, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर, है ना, कि ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन थी जिस कारण से एरर आएगा ही आएगा, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट तो होनी ही है। फिर बच्चों दूसरे टाइप का एरर कैसे आ सकता है, ह्यूमन एरर, कि जो पर्सन ऑब्जर्वेशन ले रहा है वही गलत ले ले, पॉसिबल। तीसरे टाइप का एरर कैसा हो सकता है बच्चों, जैसे आपको याद है हमने हीट चैप्टर में पढ़ा था कि स्केल एक्सपैंड कर गया तो उसकी रीडिंग्स में फर्क आ जाएगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा के कारण हमारी रीडिंग्स में कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, हाँ। हमने एक्सपेरिमेंट ये मान के कर लिया कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, असली में हो सकता है 25 ना हो, 30 हो या 15 हो। तो ऐसे बहुत सारे मतलब फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण से कभी भी बिल्कुल 100% एरर फ्री रीडिंग तो आ ही नहीं सकती, हमेशा कुछ ना कुछ एरर तो एक रीडिंग में होगा ही होगा, है ना। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई हम ये कह रहे हैं कि जब हम बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अलग अलग वैल्यू आती है। भी अगर सारा कुछ 100% एक्यूरेट ही होना था, फिर तो हर बार सेम ही वैल्यू आनी चाहिए थी, करेक्ट। तो मतलब द बेसिक फैक्ट इज कि every scientific measurement involves some errors, ठीक है। तो ये जो एरर्स होते हैं बच्चों, ये वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। चलो एक मिनट। तो ये जो बच्चों एरर्स हैं, इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर्स,
ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो सिस्टमैटिक एरर्स का क्या मतलब हुआ कि भाई वो एरर तो है पक्का, लेकिन उस एरर का भी कुछ ना कुछ फिक्स सिस्टम है। मतलब कि हर बार वैसा ही एरर आएगा, जैसे कि वही लीस्ट काउंट वाला एरर जो है वो तो हमेशा सेम ही आएगा एक डिवाइस का, है ना। ऐसे ही जैसे बच्चों मान लो आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मान लो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, कि भाई वो प्रोसीजर ये है कि मान लो भी आपने उसको लेटर से कि 2 मीटर की हाइट पे ही करना है परफॉर्म, ठीक है, लेकिन अब आपके पास नहीं है टेबल, आपने 1 मीटर के टेबल पे इसको करी जा रहे हो, तो अब जो एरर आएगा वो सेम एरर ही आएगा ना, जो भी आना था होगा कि 2 की जगह आपने 1 पे किया है, तो वही एरर आएगा बार बार, है ना। तो मतलब ऐसे एरर्स जो कि मतलब फिर भी वेल डिफाइंड हैं, जिनके बारे में आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई पक्का ये एरर तो आना ही था, कि भाई मेरा स्केल है वो 25 डिग्री पे सही रीडिंग देता था, मैं 40 पे मेजर कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि भाई उसके कारण से एक फिक्स एरर आना ही आना है। आया समझ? ठीक है। तो ये उस टाइप के एरर्स हैं जो कि जनरली फिक्स्ड है। जैसे कि लीस्ट काउंट एरर हो गया, आपकी कोई इम्परफेक्ट टेक्निक हो गई, ठीक है। इम्परफेक्ट टेक्निक में अपने आप वही आ गया कि आपने उसको गलत हाइट पे किया या गलत प्रेशर पे किया या गलत टेम्परेचर पे किया, एंड सो ऑन। दूसरे होते हैं बच्चों रैंडम एरर्स। तो इसका मतलब है कि ऐसे एरर्स जो मतलब इरेगुलरली होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कभी कभी होते रहते हैं, नाम रैंडम से पता चल रहा है ना। ठीक है, मतलब इसमें कैसे एग्जांपल्स आएंगे भाई, आज मैंने किया, आज मैंने रीडिंग ली, कल आपने ली रीडिंग, तो थोड़ा बहुत हमारी रीडिंग में फर्क होगा ही होगा, है ना। फिर हो सकता है आज ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, कल कम हो गई, उससे फर्क पड़ गया, ठीक है। हो सकता है आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपकी जेब में कोई की चेन था, की चेन के अंदर मैग्नेट था, मैग्नेट ने उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर दिया। तो सर्टेन थिंग्स जो कि आप ना प्रिडिक्ट कर सकते हो ना आप अवॉइड कर सकते हो, है ना, भी किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ एरर आ ही सकता है। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो
टेम्परेचर वाला बच्चों दोनों कैटेगरीज में आ सकता है, सिस्टमैटिक में भी आ सकता है, रैंडम में भी आ सकता है। कैसे भाई, अगर तो टेम्परेचर सेम रहता है, भाई आपको आइडियली 25 पे करना था लेकिन आप 40 पे कर रहे हो और आपको पता है कि हर रोज 40 पे ही कर पा रहे हो आप, ठीक है ना, तो वो सिस्टमैटिक हो गया। अगर ऐसा है कि भाई हर रोज चेंज करता जा रहा है टेम्परेचर और आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो रैंडम में भी आ सकता है। सर इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्ट हो वो किसमें आएगा? वो भी डिपेंड करता है। अगर तो डिफेक्ट ऐसा है जो आपको पता है तो वो सिस्टमैटिक है, अगर कुछ ऐसा ही डिफेक्ट है जो आपको पता ही नहीं तो सर वो ये रैंडम है। लिखा क्यों नहीं पॉइंट बना के? क्या? तो हमने फिर लिखा क्यों नहीं उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट का किसमें नहीं लिखा? सिस्टमैटिक एरर के अंदर? इम्परफेक्ट टेक्निक में सारा कुछ आ जाता है ना, टेक्निक में तो बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। तो दीज आर जस्ट ब्रॉड कैटेगरीज, मतलब हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कई एरर्स तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है और हम उन्हें सीधा अकाउंट कर लेते हैं। कई एरर्स ऐसे होते हैं कि हम चाहे जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लें स्टिल अलग से आ ही जाते हैं, राइट। फाइनली दोनों तरीके के एरर्स होंगे हमारी रीडिंग में हमेशा, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमें इसकी कोई फर्दर थ्योरी में नहीं जाना कि कौन सा एरर कितना होता है क्या होता है, वी जस्ट नीड टू नो कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। तो तो अब बच्चों होता क्या है कि जब हम कोई साइंटिफिक मेजरमेंट रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। देखो, तो अगर मतलब आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कोई हमने लेंथ मेजर करनी है तो हम ऐसे बोलेंगे कि लेट्स से कि भाई 2.4 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि साइंटिस्ट हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, डाटा शेयर करते हैं, उसके साथ साथ हमेशा वो अगर कोई रीडिंग देते हैं तो वो उसके साथ एरर भी बताते हैं कि भाई जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ किया उसके हिसाब से इतना एरर है मेरी रीडिंग, ठीक है। तो मतलब इन जनरल हम किसी भी क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे कि मतलब आपने बच्चों देखा होगा कि हम जैसे अब क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने पूरा मोशन चैप्टर किया या कुछ किया तो हम नहीं लिखते प्लस माइनस वाली क्वांटिटी, हम इग्नोर कर देते हैं, मोस्टली हम इग्नोर कर देते हैं, हम इसी चैप्टर में यूज करेंगे। बट एक्चुअल साइंटिफिक सिस्टम यही है कि साथ में लिखना चाहिए। तो मतलब आप इन जनरल कोई भी क्वांटिटी को ऐसे लिखते हो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो जो बच्चों डेल्टा एक्स होता है उसको हम कहते हैं एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर हम डेल्टा एक्स बाय एक्स कर दें उसको हम कहते हैं एज रिलेटिव एरर, और इसको अगर हम इसको डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 कर दें तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर।
क्लियर बच्चों? इसमें से यस। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब जैसे इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। मतलब जैसे ये जो ऊपर है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में डेल्टा एक्स जो है मतलब 0.5 हो गया, हाँ, कि दैट मींस कि yes, कि इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। यस, ओके मतलब हाँ, मतलब जो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई साइंटिस्ट रिपोर्ट कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि भाई हाँ 2.4 प्लस माइनस 0.5 में तो पक्का है, ठीक है, मतलब कि 1.9 से लेके 2.9 सेंटीमीटर के बीच में है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि वो 2.5 ही है या 2.6 है। हाँ, ये मेरी गारंटी है कि 1.9 से 2.9 के बीच में। थर्मोमीटर पे भी लिखा होता है +-2 फ़ारेनहाइट। हाँ, तो वो हमेशा मतलब एरर तो होगा ही होगा, है ना, तो ये तो हमें दिख ही रहा है, तो कभी एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता। हम कन्वीनियंस के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं लिखना प्लस माइनस वाली टर्म को, बट आइडली हमेशा हर क्वांटिटी में कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। ठीक है, तो यस, एरर इज यूज्ड आफ्टर, मतलब अलोंग विद सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, जस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से काम नहीं चलता हमारा, वो तो है ही है, उसके साथ साथ हम एरर भी बताते हैं। ओके, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपने बच्चों होमवर्क में एक तो थ्री ए का कहाँ तक किया हुआ है हमने? डी तक किया है ना? यस सर। तो 3A का ई पार्ट कंप्लीट कर लेना, और अभी एरर्स के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, थ्योरी जरूर पढ़ लेना, एरर से पहले वाली सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। ऑलराइट, चलो, ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर।